स्पेसिफिकली अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इंटीग्रेशन होना चाहिए डेटा का, जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स है वो प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए। एट द सेम टाइम जो डेटा हम लोग मेंटेन कर रहे हैं वो इजीली रिट्रीव भी होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके जो नए एप्लीकेशंस होंगे उनके लिए इट शुड बी इजी while implementing or developing the new application. While we are working along with information systems, we also need to take care of certain database characteristics. जैसे डेटा इंडिपेंडेंस है वो प्रिजर्व होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपके एप्लीकेशंस की वजह से आपका डेटा इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। साथ ही साथ में आपके एप्लीकेशंस हो सकता है कि मल्टीपल स्कीमास के साथ काम करे या फिर मल्टीपल एक्सटर्नल डेटाबेस के सिस्टम्स के साथ भी काम करे। करेक्ट। तो हर एक का अपना अपना व्यू हो सकता है अलग अलग, बट बीइंग हैविंग एन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम उसके सारे फीचर्स प्रिजर्व होने चाहिए। जब भी हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम को रेफर करते हैं तो हम लोग सारे रिसोर्सेस कंसिडर करते हैं जो कि आपके डेटा कलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर तो आपका इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल कराने के लिए, बाकी दूसरे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के लिए। सो ये सारे सिस्टम्स का कलेक्शन जो होता है वो रेफर किया जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी जब हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इसके लाइफ साइकिल में हम लोग दो लाइफ साइकिल कंसिडर करते हैं। एक तो होता है मैक्रो लाइफ साइकिल और दूसरा होता है माइक्रो लाइफ साइकिल। तो मैक्रो लाइफ साइकिल जो होता है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम का पूरा लाइफ साइकिल होता है, एंड माइक्रो वाला जो होता है वो होता है डेटाबेस सिस्टम का लाइफ साइकिल। जब हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइफ साइकिल की, तो ये फेजेस है इसके: फिजिबिलिटी एनालिसिस, रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन मेंटेनेंस। फिजिबिलिटी एनालिसिस का मतलब कि आप फिजिबिलिटी चेक करते हो जो इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है वो कैसे मैनेज हो सकती है। ओके। उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आर देयर। तो जब भी हम लोग रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस करते हैं कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, करेक्ट, व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग योर इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको एनालिसिस करते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास गैदर हुई है वो सही में रिलेवेंट है या नहीं। ओके, मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि अलग अलग यूजर्स से हमें अलग अलग इनपुट्स मिलते हैं। तो वी also have to check the authenticity, we also have to check the validity of those particular information. उसके बाद में आपको डिजाइन करना पड़ता है ताकि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होगा आपका इट कैन हैंडल योर डेटा इजीली। एंड वंस द डिजाइन इज फाइनलाइज, आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन टेक्स प्लेस। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हमें वैलिडेशन करना पड़ता है, एक्सेप्टेंस स्टोरी टेस्टिंग करनी पड़ती है। सो आपकी जो यूजर स्टोरीज होती है, according to that you have to check whether system is working fine according to the requirements or not. And once it is done, after that we finally move to the last phase, that is deployment, operation and maintenance. तो deployment का मतलब है कि आपका system go live करना और actual operations में लाना। and once your system is live, it needs a maintenance, correct? For example, एक छोटा सा example देती हूँ। ओवर द इयर्स जब भी आप सिस्टम यूज करते हो आपका डेटा कलेक्ट होते जाता है, समटाइम्स यू हैव टू क्लीन अप दैट डेटा एज वेल, करेक्ट? So sometimes you may have to move that data to the data warehouse application or something like that. So absolutely depends upon what is the business requirement. जब भी हम लोग डेटाबेस सिस्टम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो दीज आर द फेजेस। सबसे पहले तो आपको सिस्टम का डेफिनेशन डिफाइन करना पड़ता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी अ रोल ऑफ डेटाबेस सिस्टम, उसके लिए क्या क्या सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स होंगे, हु आर द यूजर्स एंड ऑल। फिर उसके बाद में आपको प्रपोज करना पड़ता है डेटाबेस डिजाइन एज पर द रिक्वायरमेंट विच हैव गैदर्ड। आपको डेटाबेस का एक मॉडल डिसाइड करना पड़ता है, उस मॉडल का डिजाइन प्रपोज करना पड़ता है। देन you perform the implementation of your database. So आपका database design actually आप implement करते हो। You create the metadata, you define the entities, you define the relationships and all those particular stuff. फिर आप क्या करते हो कि आपका लोडिंग और डेटा कन्वर्जन। सो जस्ट जनरली आप रियल टाइम एप्लीकेशंस देखते हो ना, तो देर आर फ्यू टाइम्स जहाँ पे आप फ्रेश डेटाबेस के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो। देर आर सर्टन टाइम्स जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग को सिस्टम को माइग्रेट करते हो। तो यू मे हैव टू पॉपुलेट द एग्जिस्टिंग डेटा, माइग्रेशन करना पड़ता है। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन कन्वर्जन टेक्स प्लेस। एप्लीकेशन के कोड के अंदर आपके डेटाबेस के रेफरेंसेस में इन केस इफ देयर आर एनी चेंजेस आर रिक्वायर्ड, दैट नीड्स टू बी टेकन केयर। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, डेटाबेस रिस्ट्रिक्शंस नीड टू बी अप्लाइड।
ओके, उसके बाद में टेस्टिंग एंड वैलिडेशन होता है एंड देन आपका सिस्टम लाया जाता है ऑपरेशन एस्पेक्ट में. सो इन सिंपल वर्ड्स, गो लाइव मोड में. And yes, as the each system needs, even this system needs monitoring and maintenance for the database. डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस जो होता है, ओके, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होता है ना, इसमें हमें लॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है डेटाबेस का. ओके, सो इट शुड बी एबल टू अकोमोडेट यूजर्स का इंफॉर्मेशन, इट शुड बी एबल टू अकोमोडेट आपके सिस्टम का जो भी एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है, ऑल दोज पर्टिकुलर स्टफ. सो वाइल यू डिजाइन डेटाबेस, आपके 3 गोल होने चाहिए. सबसे पहले तो आपको कंटेंट रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होना चाहिए. सो जैसे फॉर एग्जांपल शॉपकीपर के लिए डेटाबेस बना रहे हो तो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन तो होना ही चाहिए, सेलिंग इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए, करेक्ट. इजी स्ट्रक्चरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. सो आप जो भी डेटाबेस का डिजाइन प्रपोज किया है उसका मेंटेनेंस, उसमें जो भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कर रहे हो, इट शुड बी इजी. Okay, and then you should also support for the certain processes requirement and performance objectives as well. So आपकी जो information या फिर data जो है आपका process हो रहा है, okay, as per the application requirement it should get processed properly and at the same time it should also provide a good performance. डेटाबेस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो उसमें ये सारे फेजेस आते हैं. सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस. आपको बहुत सारे यूजर्स जो कि सिस्टम यूजर्स होंगे, ओके, ईच ऑफ द यूजर वुड बी हैविंग सम डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा कि इंफॉर्मेशन कैसे मैनेज होनी चाहिए. जैसे डीबीए से बात करोगे वो हमेशा परफॉर्मेंस की बात करेगा, डेवलपर से बात करोगे तो हमेशा लॉजिक की बात करेगा. सो इट डिपेंड्स कि आप किससे बात कर रहे हो, बट इट इज रियली एन इम्पॉर्टेंट फेज. भले ही टाइम कंज्यूमिंग हो, बट दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट. अनलेस यू डू नॉट गैदर प्रॉपर रिक्वायरमेंट, आपका डेटाबेस डिजाइन इफेक्टिव नहीं हो सकता. देन नेक्स्ट फेज आता है कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन. कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन is getting done with the help of various data models and all the stuff. इससे क्या होता है कि डेटा विजुअलाइजेशन becomes easy और सारे के सारे आपके जो सिस्टम यूजर्स होते हैं, दे यू कैन ब्रिंग देम ऑन टू द सेम पेज एंड यू कैन हैव द बेटर व्यू ऑफ योर डेटा. तो जैसे आप ब्लूप्रिंट बना देते हो, देन आपके पास डेटाबेस को चॉइस करना है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू हैव टू चूज कि विच डेटाबेस यू वांट टू यूज. ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऑपरेशन करना है तो चलो हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर डेटाबेस यूज कर लिया. फर्स्ट, identify the purpose of your data, identify the kind of behavior which is expected, उसके बाद you can identify this. ओके, देन डेटा मॉडल का जो आपका मैपिंग होता है उसे लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में मैप करना भी इंपॉर्टेंट होता है. फिर आपका फिजिकल डेटाबेस डिजाइन आएगा एंड अल्टीमेटली बाद में आपका सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन आएगा. सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ उसका ट्यूनिंग होना भी इंपॉर्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस एस्पेक्ट ऑफ. while you do conceptual schema design, okay, इसका सोल पर्पस ये होता है कि आपका डेटाबेस स्ट्रक्चर जो है उसमें आपने जो भी कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई किए, रिलेशंस आइडेंटिफाई किए हैं, आपके जो भी सेमांटिक्स है, दोज हैज टू बी ऑन इन सिंक. ओके, आपके पास डिटेल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वहां पे कोई एम्बिग्यूटी होना नहीं चाहिए. Okay, it also acts like a stable description of your database content. By looking at your conceptual schema design, बंदे को समझ आना चाहिए कि हाँ इस डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होने वाला है. ओके, स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू यूजर्स एंड डिजाइनर्स इट वुड बी रियली एन इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड इसका डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन जो होता है, इट डेफिनेटली सर्व्स एज एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल because because frankly speaking a diagram speak a lot compared to the text, correct. So that's a benefit what we get as a part of conceptual schema. Conceptual data model के कुछ characteristics है. Okay, what are the expectations out of it? तो सबसे पहले आता है आपका effectiveness. Okay, आप जो भी requirement आपने gather की है, okay, with respect to that, whatever data type of a data you have identified, relationships है, constraints है, you should be able to properly distinguish between them. By looking at your conceptual data model, a person or the user should be able to understand what is it all about. Okay, so simplified होना चाहिए, minimality होना चाहिए ताकि confusions कम हो. Okay, so small number of distinct basic concept has to be there.
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सो दैट कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेल मैनर एंड आपके पास अनएम्बिगियस डेटा होना चाहिए। तो जो भी आप आपके कंसेप्चुअल डेटा मॉडल में डिफाइन कर रहे हो उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। अभी कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिजाइन जो होता है ना, इसके दो अप्रोचेस होते हैं। ओके, एक होता है सेंट्रलाइज स्कीमा डिजाइन अप्रोच, दूसरा होता है व्यू इंटीग्रेशन अप्रोच। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि आपने एक सेंट्रलाइज डेटाबेस डिफाइन कर दिया और जिसको अलग अलग एप्लीकेशंस अलग अलग यूजर्स उनके हिसाब से यूज कर रहे हैं। नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज, डीबीएस के ऊपर काफी प्रेशर आता है यहाँ पे, बिकॉज उन्हें हर एक चीज का एक्सेस प्रॉपरली मैनेज करना होता है। दीज डेज पीपल ऑल्सो प्रेफर टू हैव अ व्यू इंटीग्रेशन अप्रोच। इसका मतलब क्या है, फॉर अकॉर्डिंग टू द ईच यूजर्स रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द ईच एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट वी कैन हैव द डिफरेंट स्कीमा डिजाइन फॉर द ईच ग्रुप और ईच यूजर और फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। इसका बेनिफिट क्या होता है ना कि इसे हम लोग इन अलग अलग स्कीमास को, यू माइट फाइंड इट कि अरे अलग अलग स्कीमा क्रिएट करेंगे तो कैसे होगा, बट इसका हम लोग एक ग्लोबल कॉमन कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बना सकते हैं। बट साथ ही साथ में वी आर प्रपोजिंग डिफरेंट व्यूज फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड फॉर द डिफरेंट यूजर्स। तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। इससे जो डीबीए का बर्डन होता है वो भी कम हो जाता है, बिकॉज आपने हर एक एप्लीकेशन के स्पेसिफिक डेटा एक्सेस मैनेज किया है। स्कीमा डिजाइन का एक स्ट्रेटेजी होता है टॉप डाउन स्ट्रेटेजी। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो कि हाई लेवल पहले एक एब्स्ट्रैक्शन बना लेते हो और फिर उसका डिटेलिंग करते जाते हो। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे तो फैकल्टी टीचर्स कोर्सेस है, फिर हम लोगों ने उसे और थोड़ा डिफाइन किया। कोर्स ऑफरिंग का अगर आप देखते हो कोर्सेस एंड इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हम लोगों ने डिकम्पोज किया एंटिटीज कि जहाँ पे भी आपके रिलेशंस आ रहे हैं। ओके, सो वी हैव डिवाइडेड, कोर्स का टेबल अलग बना दिया, कोर्स ऑफरिंग का एक अलग बना दिया। So this is a way how you can represent schema design in a top to bottom approach. बॉटम अप स्ट्रेटेजी क्या होता है कि बेसिकली आप उसे बेसिक एब्स्ट्रैक्शन से लेके कंबाइन करते जाते हो एंड उसको और एब्स्ट्रैक्ट बनाते जाते हो एंटिटी को। तो इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में क्या करते हैं, पहले एब्स्ट्रैक्ट डेटा डिफाइन करते हैं फिर उसका डिटेलिंग करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वो डिटेलिंग को एब्स्ट्रैक्ट करते जाते हैं। तो से फॉर एग्जांपल आप अगर ऑब्जर्व करो यहाँ पे, तो वी हैव फैकल्टी स्टाफ स्टूडेंट हु कैन बी ए व्हीकल ओनर। okay, and who can have parking detail as well. So आप यहाँ पे अगर डायग्राम देखते हो तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है पार्किंग डिटेल हैज बीन असाइंड टू द फैकल्टी स्टाफ स्टूडेंट। इसको हर एक के साथ रिलेट करना, इससे अच्छा तो हम लोग व्हीकल ओनर में उसे सबसेट बना देंगे एंड वी विल रिलेट व्हीकल ओनर अलॉन्ग विद पार्किंग डिटेल एंट्री। फिर और स्ट्रेटेजीज होती है, जैसे इनसाइड आउट स्ट्रेटेजी होती है कि सेंट्रली आप पहले कॉन्सेप्ट को डिफाइन करो फिर उसका डिटेलिंग करते जाओ। एक लाइक आपके डायग्राम के आउटवर्ड करते जाओ। या फिर मिक्स स्ट्रेटेजी भी हो सकती है जहाँ पे आप टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम अप ये दोनों को मिक्स यूज कर सकते हो। सो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि एक डायग्राम में आपने टॉप टू बॉटम यूज किया तो उसमें बॉटम टू बॉटम अप नहीं यूज कर सकते, यू कैन हैव मिक्सिंग ऑफ इट। जब भी बात स्कीमा इंटीग्रेशन की आती है तो सबसे पहले तो आपको अलग अलग जो स्कीमाज आप जो इंटीग्रेट करने वाले हो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में सोचना पड़ता है। छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सिनोनिम या फिर होमोनिम्स। से फॉर एग्जांपल एक ही एंटिटी को आप अलग अलग नाम से रेफर कर सकते हो। सो एक एप्लीकेशन में आपने डिफाइन किया है कस्टमर, दूसरे में आपने डिफाइन किया एज अ क्लाइंट। या फिर हो सकता है कि आपने एक ऐसा कोई एट्रीब्यूट नेम यूज किया है जो कि लेट्स से कंप्यूटर के केस में कंप्यूटर का पार्ट डिफाइन कर रहा है, बट फर्नीचर्स के केस में भी फर्नीचर पार्ट करके डिफाइन होगा। otherwise you can have a type conflict as well कि जैसे for example department can be defined as attribute in some of the schema, in some other schema it can be defined as attribute। डोमेन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर आपके कंस्ट्रेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने जो प्राइमरी की डिफाइन की आपके मेन स्कीमा में दैट इज नॉट मैचिंग विद द प्राइमरी की विच इज डिफाइंड इनटू द अदर स्कीमा। तो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड उन्हें रिजॉल्व करना होता है, देन यू कैन इंटीग्रेट स्कीमा वेल विद ईच अदर। तो वाइल इंटीग्रेटिंग स्कीमा हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम लोगों को एक एक चीज को कंसिडर करके फिर अकॉर्डिंगली चेंजेस करने पड़ते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल व्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग कोई व्यूज को मर्ज कर सकते हैं सो दैट ग्लोबल स्कीमा बन सकता है। अदरवाइज रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं कोई डेटाबेस का, तो जहाँ पे भी आपने रिडंडेंसी ऑब्जर्व किया, जहाँ पे भी कुछ मिसमैच ऑब्जर्व किया, if required you can apply restructuring, but obvious ये सब करते हुए you have to consider what is the impact on the application, existing application, and you have to take those decisions accordingly. व्यू इंटीग्रेट करते हुए कौन कौन से स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं? सो देर आर मल्टीपल वेज, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी लैडर इंटीग्रेशन होता है, जिसमें आप क्या करते हो कि आपके जितने भी स्कीमाज है उसमें से पहले दो को इंटीग्रेट करते हो, फिर जो इंटीग्रेटेड आउटपुट है उसके साथ तीसरे को करोगे, फिर चौथे को करोगे, लाइक वाइज। दूसरा वे आउट होता है एनरी इंटीग्रेशन, जिसमें आप क्या करते हो कि आप सारे के सारे व्यूज को एक साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हो। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड वन, इफ रिक्वायर्ड यू मे हैव टू यूज सम कंप्यूटराइज्ड टूल्स एज वेल, अगर आपकी सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगी तो। फिर होता है बाइनरी बैलेंस स्ट्रेटेजी, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, पेयर पेयर में व्यूज को इंटीग्रेट कर देते हैं, एंड बाद में वो पेयर्स को इंटीग्रेट करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड फोर्थ ऑप्शन होता है मिक्स स्ट्रेटेजी, हो सकता है कि बेस्ड अपॉन व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर स्कीमा, सिमिलैरिटीज क्या है उसमें, बेस्ड अपॉन दैट यू कैन ग्रुप देम एंड यू कैन स्टार्ट इंटीग्रेटिंग देम। तो हियर इज अ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज इंटीग्रेशंस। आप देखोगे यहाँ पे हम लोग दो दो व्यूज को इंटीग्रेट करते जाते हैं, फिर उसमें तीसरा ऐड कर रहे हैं, चौथा ऐड कर रहे हैं, पांचवा ऐड कर रहे हैं, लाइक इंटीग्रेटेड वाले में हम लोग सारे के सारे स्कीमास को उनके सारे व्यूज को एक साथ ही इंटीग्रेट कर रहे हैं। बाइनरी में क्या किया, V1 V2 के साथ पहले किया, फिर V4 V5 के साथ किया, फिर बाद में V1 को V3 के साथ किया, फिर इसका जो आउटकम था ये इस आउटकम को इस आउटकम के साथ इंटीग्रेट किया। मिक्स वाला तो कोई भी अप्रोच हो सकता है, इट्स अप टू यू हाउ डू यू वांट टू अप्लाई। एक कॉमन टेक्निक होती है जब भी हम लोग ट्रांजैक्शंस को कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डिफाइन करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे होता है, आपके पास जितने डिटेल्स होते हैं उसके हिसाब से यू कैन फाइंड आउट इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। तो व्हाट काइंड ऑफ इनपुट डेटा यू आर गोइंग टू गेट, इनपुट पैरामीटर्स, उसमें से आउटकम क्या एक्सपेक्टेड है, एंड फंक्शनल बिहेवियर क्या एक्सपेक्टेड है। इसके हिसाब से हम लोग ट्रांजैक्शन को स्पेसिफाई करते हैं। अगर आप देखो ट्रेडिशनली ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज किया जा सकता है थ्री कैटेगरीज में। एक तो होता है रिट्रीवल ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ओके, दूसरा होता है अपडेट, एंड थर्ड होता है मिक्स ट्रांजैक्शन। एज अ नेम इंडिकेट्स कि अगर आपको खाली रिट्रीव ही करना है डेटा, तो उसके लिए जो ट्रांजैक्शन होगा दैट विल बी रेफर्ड एज रिट्रीवल ट्रांजैक्शन। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो दैट विल बी अपडेट, ओके। बट अगर आपको रिट्रीव भी करना है और साथ ही साथ में चेंजेस भी करने हैं, मिक्स है, तो दैट इज रेफर्ड एज मिक्स ट्रांजैक्शन। अभी यूजुअली रियल लाइफ में बहुत बार ट्रांजैक्शन डिजाइन ये जो फेज होता है ना, ये डेटाबेस डिजाइन में नहीं इंक्लूड करते, इंस्टेड ये सिस्टम इंजीनियरिंग में डिफाइन करते हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर एप्लीकेशन। इट विल बी रियली ग्रेट इफ यू नो ऑल दीज माइन्यूट डिटेल्स व्हाइल यू वर्क अपॉन डिजाइन प्रोसेस। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है कि जहाँ पे आपको डेटाबेस का चॉइस करना होता है। अभी डेटाबेस का चॉइस कैन बी डन ऑन वेरियस पैरामीटर, जैसे कि अपने पास एक टेक्निकल एस्पेक्ट हो सकता है, फिर इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे तो डेटाबेस कौन से टाइप का है, तो उसका स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा डेटा मॉडल सपोर्ट कर रहा है, आर्किटेक्चरल ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, बजट देखना पड़ता है कि उसका कॉस्ट कितना है, लाइसेंसिंग कितना है, in order to use that system, whether your staff is having adequate knowledge about it or do we need any extra training for it, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, डेटाबेस को क्रिएट करने का या फिर उसमें माइग्रेशन करने का कॉस्ट कितना होगा। ऑर्ग लेवल फैक्टर्स अगर हम लोग देखते हैं तो ऑर्ग लेवल का जो फिलोसफी होता है दैट शुड बी सपोर्टेड। वेंडर का प्रेफरेंस क्या क्या है, उसका फीचर्स क्या क्या प्रोवाइडेड है, आपके स्टाफ को कितना नॉलेज है, वेदर ऑल ऑफ योर एम्प्लॉयज आर एबल टू वर्क अपॉन इट, या फिर जो भी वेंडर सर्विसेज हम लोग अवेल कर रहे हैं आर दे सपोर्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। So these are the kind of various parameters on the basis of which database design process, as a part of this particular process we can make a choice of database. फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज। सो इट स्टार्ट्स विथ लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन। तो आपका जो हाई लेवल डेटा मॉडल आपने बनाया है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में, उसे हम लोगों को डीबीएमएस के हिसाब से डिजाइन करना है।
ओके, सो इसमें होता है, एक तो पहली बात सिस्टम इंडिपेंडेंट मैपिंग होता है, और दूसरा होता है टेलरिंग स्कीमास टू द स्पेसिफिक डेटाबेस। तो सिस्टम इंडिपेंडेंट मैपिंग में जब भी हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली हमें कंसिडर करना पड़ता है कि व्हाट आर द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, उसे हम लोग डीबी जो चूज किया है हम लोगों ने उसके हिसाब से कैसे मैप कर सकते हैं, एडजस्ट कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट वगैरह। सो आपका जो स्कीमा है, um, हो सकता है कोई डेटाबेस में पर्टिकुलर फीचर्स आर सपोर्टेड एंड कोई डेटाबेस में देर आर पर्टिकुलर फीचर्स which are not supported. If you come across such expectations, so how to deal with that? What are the alternates which are available? Ultimately, overall, जब भी हम लोग लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन करते हैं, उसका आउटकम जो होता है, इट शुड बी लाइक यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस डीडीएल स्टेटमेंट्स आउट ऑफ इट, जो यूज करके आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। तो नाउ द नेक्स्ट इज फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। लॉजिकल होने के बाद आपको फिजिकली डेटाबेस को डिजाइन करना है। तो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन जो होता है ना, इसमें आपको फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है कि रिकॉर्ड कैसे प्लेस होंगे, इंडेक्सेस कैसे होंगे, परफॉर्मेंस क्या क्या होगा। तो डिजाइन क्राइटेरिया जो हम लोग बनाते हैं इसमें, वी कंसिडर दीज थ्री पैरामीटर्स मेजरली। व्हाट इज द रिस्पॉन्स टाइम, हाउ मच इज द स्पेस यूटिलाइजेशन, और ट्रांजैक्शन का थ्रूपुट कितना आएगा। Okay, because performance is an important thing when it comes to the application processing, right? और इस स्टेज का जो रिजल्ट होगा वो फाइनली इट शुड बी एबल टू डिटरमाइन स्टोरेज स्ट्रक्चर विच आर फ्लेक्सिबल फॉर योर एप्लीकेशंस एंड which are performance oriented as well. Once the physical design is in place, after that the next important phase is your database need to be tuned. So जैसे for example, how many number of transactions are expected within a day, how many number of transactions are expected within a minute, how to deal with those particular response times and all. So you may have to apply some certain performance tuning aspects to it. Okay, तो हम लोग सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, डेटा इंडेक्सिंग, या फिर कहीं पे आपको डेटा रीऑर्गेनाइज करना हो, तो यू हैव टू कंसिडर ऑल दोज पर्टिकुलर फैक्ट्स, यू हैव टू परफॉर्म डेटाबेस ट्यूनिंग। आफ्टर दैट यू कैन से दैट यस योर डेटाबेस डिजाइन इज इन गुड शेप। तो एक ऐसा कोई स्टैंडर्ड की जरूरत होती है कि जहाँ पे हम लोग सारे के सारे फेजेस को रिप्रेजेंट कर पाए। Okay, like you can have entire spectrum of requirement analysis, modeling, design, implementation and deployment of database in their application. अभी एक अप्रोच जो प्रपोज किया गया है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप से, so that is a standard approach that is referred as UML, that is Unified Modeling Language. इसका पर्पस क्या होता है, ये आपको डायग्रामेटिक नोटेशन ऑफर करता है और उसके साथ एसोसिएटेड लैंग्वेज सिंटैक्स जो कि आपका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कवर करे। ओके, plus UML can also be used by various people like software developers, data modelers, database designer. ऐसे अलग अलग लोगों से लोग ये यूज कर सकते हैं। ना यू मस्ट बी हैविंग क्वेश्चन कि व्हाई नॉट ईआर डायग्राम, हम लोगों ने अब तक ईआर डायग्राम पढ़ा है। ओके, तो टू आंसर दिस क्वेश्चन, ईआर डायग्राम एंड ऑल, इसमें हम लोग खाली एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप इसी पे फोकस करते हैं, बट यूएमएल हेल्प अस टू कवर ओवरऑल इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन हेल्प यू टू रिप्रेजेंट यूजर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, हार्डवेयर, जो भी हम लोगों ने एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए जो सारे कंपोनेंट्स यूज किए, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स यू कैन डिफाइन एंड रिप्रेजेंट बाय यूजिंग यूएमएल। यूएमएल के अलग अलग टाइप्स हैं। ओके, सो फार यहाँ पे मैंने 9 टाइप्स इंक्लूड किए हैं इस प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहला होता है क्लास डायग्राम। ओके, सो ये बेसिकली क्या करता है, आपकी सिस्टम का जो स्टैटिक स्ट्रक्चर होता है वो कैप्चर करता है, क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प करता है, डिपेंडेंसीज, जनरलाइजेशन या फिर और कोई भी रिलेशनशिप होगी, तो इट हेल्प यू टू रिप्रेजेंट दैट। फिर होता है ऑब्जेक्ट डायग्राम। इसमें क्या होता है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और उनके रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर पाते हो। कंपोनेंट्स में हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस या फिर उसकी डिपेंडेंसी डाल सकते हैं, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेंडर हो गया शायद रिप्रेजेंट, आई मीन दैट दैट बिकम्स अ योर डिपेंडेंसी, करेक्ट, या फिर आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में कुछ डिपेंडेंसीज है, तो यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट। डिप्लॉयमेंट डायग्राम जो होता है उसमें बाय यूजिंग इट हम लोग क्या करते हैं कि आपके कंपोनेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस योर हार्डवेयर और अक्रॉस योर टोपोलॉजी, वो भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ यूज केस ओरिएंटेड डायग्राम जहाँ पे यूजर भी इंक्लूड हो सकता है। तो आपका फंक्शनल इंटरेक्शन जो होता है सिस्टम के साथ, दैट यू कैन रिप्रेजेंट बाय यूजिंग यूज केस डायग्राम।
नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ पे मेरे पास यूजर है एक्टर 1। ओके, ये वर्क करने वाला है बिजनेस यूज केस 1 एंड बिजनेस यूज केस 2 पे। ये दोनों इंक्लूड किया हुआ। यू आल्सो हैव वन फर्दर यूज केस, या फिर तो एक्सटेंशन भी हो सकता है। यहाँ पे इंक्लूजन है तो यहाँ पे एक्सटेंशन है। और यू मे हैव अ स्टेट डायग्राम से स्ट्रेट वे एज वेल, तो जहाँ पे एक्टर 1 काम कर रहा है यूज केस 1 पे एंड एक्टर 4 इज गेटिंग आउटकम ऑफ इट। फिर आता है सीक्वेंस डायग्राम। ये स्पेसिफिकली यूजफुल होता है जहाँ पे आपको कॉल फ्लोज जैसे कुछ डिफाइन करना हो, या फिर आपको कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस में इंटरऑपरेटेबिलिटी चाहिए, या फिर इंटरैक्शंस होने चाहिए। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप लोग यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम यूज कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ लाइन है, देन मैसेज है। तो ये जो है ये सीक्वेंस डायग्राम आपको दिखा रहा है कि एक के बाद एक चीज प्रोसेस होने वाली है। देन वी कैन हैव कोलैबोरेशन डायग्राम। तो कोलैबोरेशन डायग्राम में आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या फिर आपके जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं उन्हें क्लब कर सकते हो। यू कैन शोकेस व्हाट इज आउटकम ऑफ दैट इंटरेक्शन। फिर आता है स्टेट चार्ट डायग्राम। स्टेट चार्ट डायग्राम का मतलब क्या होता है, जनरली आपके ट्रांजैक्शंस का जो भी या फिर आपके जो भी इंस्टेंस का जो भी स्टेटस आ रहा है, ओके, स्टेट हो रहा है, तो हाउ इट इज गेटिंग चेंज ओवर द टाइम। तो जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप लोग देखोगे तो इनिशियली स्टार्ट हुआ स्टेट, फिर उसके बाद में स्टेट 1 पे आया, कुछ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हुआ, स्टेट 2 पे आया, स्टेट 2 से स्टेट 3 पे आया, एंड यू कैन हैव अ स्टॉप स्टेट है देन। ओके, कि यहाँ पे आके आपका खत्म हो गया है, फिर रुक गया प्रोसेसिंग। तो ऐसे स्टेट चार्ट डायग्राम भी आप डिफाइन कर सकते हो। इससे अगर आप देखोगे वैरायटी ऑफ डिफरेंट डायग्राम व्हिच आर सपोर्टेड बाय यूएमएल, it makes your application or maybe your documentation more and more readable. Then we can also have an activity diagram कि जहाँ पे कंट्रोल आपका एक्टिविटी बाय एक्टिविटी जो कंट्रोल चेंज होने वाला है दैट कैन बी डिफाइंड, फ्लो दिखा सकते हो। ओके, फ्लो चार्ट निकाल सकते हो अलग अलग स्टेट्स के साथ। तो अगर आपको यूएमएल डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं तो यू ऑल्सो नीड सम सपोर्टिव टूल। तो रैशनल रोज इज वन ऑफ द टूल विच स्पेसिफिकली हेल्प यू टू परफॉर्म मॉडलिंग ऑफ योर डेटा। डेटाबेस डिजाइनिंग के लिए ये स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। It supports for the reverse engineering as well as forward engineering kind of concept, and this is a kind of outcome it can produce.